ये हॉल इतना अच्छा है, आपको क्या लगता है इसका आर्किटेक्ट अच्छा रहा होगा? बोले जरा जोर से। और क्या अच्छा रहा होगा? मिस्त्री बहुत अच्छा रहा होगा। और क्या अच्छा रहा होगा? जो इसको देख रहा था, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन कर रहा था, वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। और क्या? सीमेंट भी अच्छा रहा होगा, बालू भी अच्छा रहा होगा। इनमें से अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यह हाल अच्छा बन सकता था क्या? अब एक चीज बताइए, मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो तो अच्छा हाल बन सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, उसकी कन्नी वसूली खराब हो, अच्छा हाल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यानी अच्छे हाल के लिए जितना जरूरी है अच्छा मिस्त्री, उतना ही जरूरी है बिल्डिंग मटेरियल, उतना ही जरूरी उसकी कन्नी वसूली, उतना ही जरूरी ज्यादा अच्छा जरूरी है अच्छा नक्शा। दूसरा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा अच्छी हो सकती है क्या? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। और गाड़ी पेट्रोल से चलती हो और गाड़ी भी अच्छी हो लेकिन पेट्रोल नकली हो, जोर से बोलिए जरा, यात्रा अच्छी हो सकती है क्या? तो जैसे ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, पेट्रोल भी अच्छी हो, तब यात्रा सुरक्षित होगी। डॉक्टर भी अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर भी अच्छा हो और दवा भी अच्छी हो, तब शरीर स्वस्थ होगा, तब बीमारी खत्म होगी। मिस्त्री भी अच्छा हो, नक्शा भी अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो, तब सुरक्षित घर बनेगा। वैसे ही शासक भी अच्छा हो, नियम कानून भी अच्छा हो और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, तब जाके श्रेष्ठ भारत बनेगा। यह संविधान क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यही कहता है। जोर से बोलिए भाई, बोलते क्यों नहीं? अरे बच्चे लोग एकदम जोर से बोलो। समान अवसर मिलना चाहिए। इस हॉल में इतने बच्चे बैठे हुए, सबकी 10वीं की किताब एक थी क्या? सबकी एक थी? सबकी 12वीं की एक थी? लेकिन जो जज का एग्जाम देने जाओगे उसका पेपर तो एक ही होगा, और क्लैट दिया होगा तो क्लैट का भी पेपर एक ही होगा। तो आप ये बताओ, जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए और इस जौनपुर की धरती पे और जौनपुर में इस हॉल में बैठे हुए लोगों की किताब एक नहीं है, तो अगर आपने क्लैट की परीक्षा दिया या आईएएस की परीक्षा दिया या बैंक की दिया, अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक ही है ना। आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, क्या उसके पेपर आपके लिए अलग अलग होगा क्या? क्या उसका पेपर सीबीएसई के लिए अलग होगा, आईसीएसई के लिए अलग होगा, यूपी बोर्ड के लिए अलग होगा? नहीं। और संविधान क्या कहता है? सबको समान। तो फिर सबको समान अवसर कैसे मिला? सबको समान अवसर कैसे मिला? सबको समान अवसर तब मिलेगा जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होगा, जब इस देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, जब इस देश में मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, जब इस देश में हिंदू और मुसलमान के बच्चे की एक किताब होगी, जब इस देश में यूपी बिहार से लेकर तमिलनाडु बंगाल तक सबकी एक किताब होगी। हां, तमिल वाला अपने तमिल में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस तो एक होना चाहिए। मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। फिजिक्स का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो बचा क्या? हां, मैं मानता हूं कि
स्टेट लेवल की हिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, तो ठीक है भाई, एक हिस्ट्री किताब स्टेट लेवल को दे दीजिए, स्टेट वाला अपनी हिस्ट्री पढ़ा ले। ज्योग्राफी थोड़ी स्टेट वाइज अलग अलग होती है, तो एक आप किताब स्टेट को दे दीजिए कि भाई अपनी ज्योग्राफी पढ़ा ले। एक आपको इन्वायरमेंट स्टेट का अलग होता है, इधर थोड़ा ज़्यादा कम गर्मी होती है, उधर ज़्यादा गर्मी होती है, तो ठीक है थोड़ा वो भी कर दीजिए। लेकिन 10 किताबों में से 7 किताब तो कॉमन हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? नवोदय स्कूल का पूरे देश का सिलेबस एक है कि नहीं? केंद्रीय विद्यालय के पूरे देश का सिलेबस एक है कि नहीं? तो जब 40 तरीके के टैक्स को मिला के वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो 32 तरीके के सिलेबस मिला के वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं? वास्तव में दीनदयाल जी कहते थे, कभी उनकी पॉलिटिकल डायरी पढ़िए। दीनदयाल जी चूंकि पत्रकार भी थे, मिश्रा जी पत्रकारिता डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो दीनदयाल जी जब अपने लेख लिखते थे 5 जन्म में, उन सारे लेख को कलेक्ट करके एक पॉलिटिकल डायरी बनी है। वो कहते थे एक भारत बनाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक शिक्षा। और लोहिया जी उनके बड़े अच्छे मित्र थे, तो कई बार दोनों महान पुरुष घंटे घंटे इस पे लंबी चर्चा भी करते थे। तो लोहिया जी और दीनदयाल जी का जब आपस में मिलना होता था तो चर्चा होती थी कैसे आगे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोनों इस बात पे बात पे सहमत थे, लोहिया जी और दीनदयाल जी, दोनों महान विभूतियां, कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, एक देश एक सिलेबस होना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग अलग हो, लेकिन गरीब और अमीर की किताब एक होनी चाहिए। आज की डेट में 200 रुपये फीस जो देता है उसकी किताब अलग है, 2000 रुपये जो फीस देता है उसकी किताब अलग है, 5000 रुपये जो फीस देता है उसकी किताब अलग है। कोई ऐसा भी स्कूल होगा जौनपुर में जिसकी 8-10 हज़ार रुपये फीस भी लगती होगी, मुझे नहीं पता कौन सा स्कूल है, लेकिन दिल्ली में तो 20-20 हज़ार रुपये महीने फीस वाले भी स्कूल हैं, तो उनकी किताब अलग है। जब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपस में भाईचारा कैसे आएगा? जब तक मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब और मेरे घर में काम करने वाले की बेटे की किताब एक नहीं होगी, तब तक वो तीनों एक तरीके से कैसे सोचेंगे? तब तक उन तीनों में आपस में मिलना जुलना कैसे होगा? तब तक तो उन तीनों को एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि ये तो 2000, वो तो फला वाले स्कूल से पढ़ा है, तो फला वाले से पढ़ाओ, तो फला वाले से पढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर भले अलग हो, किसी स्कूल में पंखा हो, किसी स्कूल में एसी हो, किसी स्कूल में प्लास्टिक वाली चेयर हो, किसी स्कूल में सोफा हो, ये सब तो अलग होना चाहिए, लेकिन किताब एक होनी चाहिए। और अब हम जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम अमृत काल मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने जल्दी इस देश में एक वन नेशन वन सिलेबस हो जाए, वन नेशन वन करिकुलम हो जाए, एक देश एक शिक्षा हो जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए हम सबको कुछ न कुछ कर सकते हैं। बच्चे सोचते होंगे हम क्या कर सकते हैं? भाई देखो, सब कुछ न कुछ कर सकते हैं। मैं एडवोकेट हूं, तो मैंने यूनिफॉर्म एजुकेशन के लिए PIL फाइल किया, कोर्ट ने एडमिट कर लिया, सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। अभी जवाब आएगा, NCERT का आने वाला है, CBSE ICSE सबका जवाब आएगा। लेकिन आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हो? जरा हाथ उठाओ। सब करते हैं, लगभग सब करते हैं। कोई फेसबुक करता होगा, कोई ट्विटर करता होगा, नहीं तो आजकल इंस्टा खूब चला हुआ, इंस्टा सब लोग कर ही रहे। देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग बर्थडे फोटो शेयर करने के लिए करिए, घूमने के लिए करिए, जिस काम के लिए करते उस काम के लिए करिए, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में भी करिए, राष्ट्र निर्माण में भी करिए, समस्याओं के समाधान में भी करिए, अच्छा भारत कैसे बने उसमें भी करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भी करिए। और जो मैं यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात कह रहा हूं, जो दीनदयाल जी कहते थे, लोहिया जी कहते थे,
वो भी कोई नई बात नहीं कहते थे। भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े थे कि नहीं? बच्चों को शायद नहीं पता होगा इसलिए बोल नहीं रहे। एक साथ पढ़े थे। राजा दशरथ और सुमंत दोनों अलग अलग वर्ण के थे, एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। समान शिक्षा तो इनफैक्ट राजा हरिश्चंद्र ने लागू किया था। उन्होंने थोड़ा कम लागू किया, लेकिन दशरथ जी ने उसको और आगे बढ़ाया। दशरथ जी ने भी काफी उसको आगे बढ़ा दिया था, लेकिन भगवान राम ने तो बाकायदा पॉलिसी बना के उसको कर दिया। मानव इतिहास में पूरी दुनिया में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन, समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस के एक मॉडल की बात होती है, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, पूरी दुनिया में जो गुड गवर्नेंस पे स्टडी होती है, वो एक ही मॉडल है, उसको कहते हैं राम राज्य। क्योंकि सबसे पहले, उस समय तो जातियां थी नहीं, कोई रिलीजन था नहीं, 4 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन सबके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान राम है। कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार कैसे मिलेगा? 23 नवंबर 1948 को इस संविधान के आर्टिकल 44 पे डिस्कशन चल रहा था। 23 नवंबर 1948। तब जो आज की डेट में आर्टिकल 44 है, यह आर्टिकल 35 था, बाद में रीनंबर करके आर्टिकल 44 हो गया। तो जब चर्चा हो रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है, तो यह तय हुआ कि इस देश में सबको समान अधिकार हो, इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो। उसके लिए जरूरी है महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले। क्या मिले? महिला और पुरुष को समान अधिकार। तो यह तय हुआ कि ठीक है, इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? कॉमन सिविल कोड। इस देश में एक इंडियन पिनल कोड चल रहा है कि नहीं? अब इंडियन पिनल कोड चल रहा है, मैकाले ने बनाया, 1860 में लागू किया, वो चल रहा है। लेकिन 23 नवंबर को एक मत से, एक राय से संविधान निर्माताओं ने हमारे कहा कि इस देश में एक इंडियन सिविल कोड होगा। आप उसको इंडियन सिविल कोड कहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, कॉमन सिविल कोड कहिए, शब्दों का अंतर है, मतलब वही है। लेकिन आज तक उसका एक ड्राफ्ट भी नहीं बना। कभी संसद में गंभीरता के साथ चर्चा भी नहीं हुई। मुझे लगता है अगर इंडियन सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बन गया होता, पब्लिश हो गया होता, तो कोई उसको समर्थन और विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ना कोई समर्थन के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन चूंकि एक ड्राफ्ट नहीं बना, तो वो पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक कहते हैं कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, बाकी एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं नहीं आना चाहिए। अभी पूछो जो समर्थन करते हैं कि कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या, जो विरोध करते हैं पूछो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या। न समर्थकों को पता है कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या, न विरोधियों को पता है कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकली एजेंडा बन गया है, तो समर्थन वाले समर्थन कर रहे हैं, विरोध वाले विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूछ लो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है, नहीं आइडिया। दुनिया के 125 देशों में शादी की जो मिनिमम एज है वो बराबर है।
125 कंट्रीज में। कभी गूगल करिएगा यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय, उस पर डिटेल मिलेगा, मेरी पीआईएल चल रही है।